आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे 3 टायर से फिर से समझ में आ रहा है 3 टायर है मतलब 3 लेवल है। अब चलो हमको ये तो पता है कि पहला लेवल क्लाइंट हो गया, ठीक है, और दूसरा मतलब पहला यूजर का साइड हो गया सिस्टम या फिर क्लाइंट, दूसरा हो गया डेटाबेस। अब यहाँ पे मीडिएटर एक हमारी क्या हो जाती है, एक और लेयर आ जाती है, ठीक। में हमने क्या किया था, प्रोसेसिंग, क्वेरी प्रोसेसिंग और डेटाबेस, मतलब कमांड्स पार्ट और डेटाबेस को हमने क्या किया था, सिंगल साइड रखा था, सर्वर को और डेटाबेस को सर्वर साइड पे। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, 3 पार्ट हो जाते हैं, एक क्लाइंट, सेकेंड हो गया सर्वर पार्ट और थर्ड हो गया डेटाबेस पार्ट। अब इसका आप एग्जांपल लेके मान सकते हो, आप जैसे गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे आपको सिलेबस ऑफ BCS 2 सर्च करना है, तो आप टाइप आपने एक एप्लीकेशन का यूज किया, एप्लीकेशन कौन सा हो गया, क्रोम सपोज, है ना, ब्राउजर, वो क्या हो गया, एक वेब एप्लीकेशन हो गया। थ्रू आप क्या कर रहे हैं, अपना कमांड सेंड कर रहे हैं, या फिर कहना चाहिए आप पैरामीटर सेंड कर रहे हैं, और पैरामीटर क्या है, सिलेबस ऑफ BCS 2, जैसे आपने किया और एंटर किया, तो वो कमांड या फिर कीवर्ड किसके पास गया, सर्वर के पास। अब सर्वर उसको हैंडल करेगा और वो प्रोसेस करके किसमें, कहाँ से सर्च करके लाएगा, जो गूगल का डेटाबेस है वहां से सर्च करके लाएगा और फिर उसको सेंड करेगा आपके क्लाइंट को या फिर आपको सेंड करेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे एक मीडिएटर आ गया जो क्या कर रहा है, क्वेरी प्रोसेसिंग का ध्यान रख रहा है कि कौन सा कमांड कौन से यूजर से आ रहा है और उसको डेटाबेस से सर्च करके आपको रिटर्न करके सेंड कर रहा है, ठीक है। अब इन 3 लेयर्स का नाम हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर मतलब आपका क्लाइंट साइड, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर आपका कौन सा हो गया, सर्वर साइड, ठीक है, मतलब मीडिएटर वाली जो लेयर है। और डेटाबेस टायर हो गया आपका लास्ट, ठीक है, डेटाबेस। क्लियर है सभी को। यस मैम। यस मैम। है ना। अब यहाँ पे देखो यूजर या प्रेजेंटेशन टायर फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये क्या करता है, एंड यूजर ऑपरेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे बेनिफिट क्या है आपको, कि मल्टीपल व्यूज ऑफ डेटाबेस कैन बी प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन। मल्टीपल व्यूज, कल मैंने व्यू बताया था आप लोग को, व्यू क्या होता है, अच्छा कल नहीं परसों की क्लास में बताया था, व्यू क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को। किसी को याद नहीं है व्यू क्या होता है। कोई डेटा को देखना है हम लोग को, जैसे सिर्फ नेम फील्ड को देखना है या फिर सिर्फ हाँ नंबर फील्ड को, सिर्फ उसी को देखना चाहेंगे तो व्यू का यूज कर सकते गुड, ठीक है। मतलब ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि अगर एक टेबल में मेरी बहुत सारी डिटेलिंग है, ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि जो सामने यूजर है उसको सिर्फ कुछ पार्ट ही उसका शो हो, तब हम किसका यूज करते हैं, व्यू का, मतलब उसका कुछ पार्ट होता है। म्यूट करके रखो आप लोग सभी। हेलो हेलो हेलो, अपना लीजिए। चलो ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल व्यूज देख सकते हैं किसके, किसी एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से, ठीक है। एप्लीकेशन सेम चीज वही जो मैंने, मीडिएटर काम करता है एंड यूजर और डेटाबेस के। क्लियर है। और ये क्या करता है, सारे कंस्ट्रेंट्स, रूल्स और लॉजिक अप्लाई करता है, या फिर उनको कहना चाहिए प्रोसेस करता है, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन, जैसे मैं अगर कहूँ कि जो नेम फील्ड है हमारे टेबल में जो डेटाबेस में रखी हुई है, उस नेम फील्ड में अगर मैं यूजर ने गलती से नंबर एंटर कर दिए तो वो क्या एंटर हो जाना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि नेम फील्ड है वो कैरेक्टर्स के लिए ही है। अगर मैं नंबर एंटर करती हूँ तो उसको क्या करना चाहिए, एक एरर मैसेज देना चाहिए कि प्लीज एंटर ओनली कैरेक्टर्स। तो इस टाइप के कंडीशंस को क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रेंट, है ना, ठीक है। और ये थर्ड है आपका डेटाबेस, इसमें क्या होगा, आपके डेटा सारे रिसाइड्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक सभी को। डेटाबेस आर्किटेक्चर कितने टाइप्स के होते हैं, देखो डेटा डिजाइन, डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए, अब आप शायद समझ गए होंगे कि डेटाबेस को डिजाइन करने के लिए अ, जो डेटाबेस डिजाइन है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आर्किटेक्चर के ऊपर, क्योंकि
जब भी हमको डेटाबेस डिजाइन करना होगा तो हमको पहले पता होना चाहिए कि आर्किटेक्चर किस टाइप का है, 1 टायर है, 2 टायर है या फिर 3 टायर है। उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे या फिर डेटाबेस डिजाइन करेंगे, है ना। क्लियर है सभी को डेटाबेस डीबीएमएस आर्किटेक्चर? यस मैम। हैंड रेज करिए। और बाकी को चलिए ठीक है ना। फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल किसी का डाउट था टीसीएल के कमांड में ना, ठीक है, उसको हम लोग इस टॉपिक के बाद एक बार देख लेंगे। बहुत लोग को मुझे जहां तक लगा सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट ऑप्शन क्लियर नहीं था, है ना। तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेंगे लास्ट में क्लास के, ठीक है। यस मैम। पहले देख लेते हैं डेटा डिक्शनरी क्या होती है। अब डिक्शनरी का मतलब क्या समझ में आ रहा है, इंफॉर्मेशन रहती है, सारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। डेटा, कोई भी डेटा अगर मैं चाहूँ सर्च करना, उस डेटा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जैसे आप वर्ड डिक्शनरी ओपन करेंगे तो उसमें क्या रहता है, आप वर्ड सर्च कर रहे हैं प्ले, तो प्ले के बारे में क्या रहेगा, पूरी इंफॉर्मेशन, वो नाउन है, वर्ब है, सारी इंफॉर्मेशन, उसकी मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, कब यूज करते हैं, है ना। तो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। मतलब डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा के बारे में डेटा। तो क्या होता है, डेटा डिक्शनरी क्या कंटेन करता है, मेटा डेटा। मेटा डेटा की मीनिंग मैंने क्या बताई थी लास्ट टाइम, किसी को याद होगा तो? मैम About डेटा data. अबाउट डेटा। हाँ, डेटा, है ना। वही चीज यहाँ पे हमने बताई, जैसे कोई वर्ड अगर सर्च कर रहे हैं तो उस वर्ड के बारे में डिक्शनरी में हमको सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो एक जस्ट एक नॉर्मल एग्जांपल हो गया समझने के लिए कि डेटाबेस में डेटा डिक्शनरी का क्या यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा क्या क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे भी डेटा डिक्शनरी सेम कॉन्सेप्ट है कि डेटा डिक्शनरी क्या रखता है, क्या कंटेन करता है, मेटा डेटा, मतलब डेटा अबाउट डेटा, ठीक है। अब वो डेटा क्या क्या हो सकते हैं जिसके बारे में ये इंफॉर्मेशन रखता है। हमको पता है हमारे डीबीएमएस में क्या इंफॉर्मेशन है, एक डेटाबेस हो गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब डेटाबेस, टेबल्स हो गई, ठीक है ना, टेबल्स के अंदर डेटा हो गया। अब वो टेबल का नाम हो गया, टेबल की साइज हो गई, टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उन कॉलम्स का नाम क्या है, ठीक है। उन कॉलम की साइज कितनी है। जैसे मैं अगर कहूँ मोबाइल, मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाई, उसमें है मोबाइल नंबर एक कॉलम, ठीक है। अब वो कॉलम की साइज कितनी होनी चाहिए मोबाइल नंबर की, 8 होनी चाहिए या 15 होनी चाहिए, बताइए। 10. हाँ, 10 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो 10 डिजिट से ना ज्यादा होता है ना कम होता है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं यूजर हूँ, ह्यूमन एरर होते हैं, मैंने गलती से एक कम डाल दिया या एक डिजिट ज्यादा डाल दिया, तो जैसे ही मैं सबमिट करने जाऊँ तो मुझे एक एरर मैसेज शो होना चाहिए कि प्लीज एंटर करेक्ट फोन नंबर, है ना। तो ये सारी कंस्टेंट, ये क्या हो गया, एक तरीके से कंस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये किसके ऊपर कंस्टेंट हो गया, साइज फील्ड के ऊपर, ठीक है, कि कितनी साइज होनी चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम एट्रीब्यूट की, ठीक है। कौन से लोकेशन पे उसका जो फिजिकल लोकेशन है डेटा का वो कहाँ पे है, ठीक है। किस किस यूजर को कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने की परमिशन है, ठीक है, किसको नहीं है। क्लियर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो, मतलब मेरे कहने का मतलब ए टू जेड डेटाबेस की ए टू जेड इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करके रखता है, डेटा डिक्शनरी, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो मैंने वही कहा वही सारी चीजें कि डेटा डिक्शनरी क्या इंफॉर्मेशन रखता है, नेम ऑफ ऑल डेटाबेस, टेबल्स और उनके स्कीमा, स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, उनके कॉलम के नाम क्या है, ठीक है। अब सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स, जैसे मैंने आपको नाम का बताया कि नाम में कैरेक्टर एंटर नहीं, सॉरी, नंबर एंटर नहीं होना चाहिए। फिर आपके जैसे साइज का अगर हुआ तो फोन नंबर में इतने डिजिट से ज्यादा एंटर नहीं होने चाहिए, मतलब एग्जैक्ट 10 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा,
मतलब वो कहाँ पे एक्चुअली स्टोर हो रहे हैं सिस्टम में, डेटाबेस में, ठीक है, और कैसे। क्योंकि जब आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे ना, अभी शायद आप लोग ने पढ़ा नहीं है या फिर जो भी पढ़ेंगे, तो उसमें आप लोग पूरे डिटेलिंग में देखेंगे कि डेटा हमारा कहाँ जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो वो सारी इंफॉर्मेशन कि उसका लोकेशन क्या है, ठीक है, टेबल कंस्ट्रेंट, अब प्राइमरी की एट्रीब्यूट, फॉरेन की एट्रीब्यूट, ठीक है। अब ये क्या होता है, आप लोग को लगेगा कि ये टेबल कंस्ट्रेंट क्या है। टेबल कंस्ट्रेंट से समझ में आ गया, टेबल में लगने वाली कंडीशंस, कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन, ठीक है। तो ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, प्राइमरी की, फॉरेन की। दो तीन टॉपिक के बाद आपको एक की का टॉपिक आएगा कि व्हाट इज की एंड एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ की, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो की के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ठीक है ना, अल्टरनेट की, ठीक। प्राइमरी की आप लोग को तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया है कि किसको बनाना चाहिए और क्यों बनाना चाहिए, है ना। उसी तरीके से फॉरेन की और बाकी अदर की होती है, हम देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी बस ये ध्यान रखिए कि टेबल कंस्टेंट लाइक प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में भी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट। अच्छा, एट्रीब्यूट मतलब रो, रो के बारे में बता रही हूँ या फिर कॉलम के बारे में बात कर रही हूँ मैं? कॉलम। गुड, कॉलम के बारे में, है ना। कुछ कुछ टर्म्स को ना आप लोग ध्यान रख लीजिए कि जैसे ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रही हूँ या फिर फील्ड के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो आ जाता है कॉलम, ठीक है। अभी हम रो और कॉलम को एट्रीब्यूट से बात कर रहे हैं, या फिर रो को हम रिकॉर्ड कहेंगे और कॉलम को हम जैसे एट्रीब्यूट और फील्ड कहेंगे, ठीक है। आगे जब रिलेशनल डेटाबेस पढ़ेंगे ना, तो वहां पे उनका नाम चेंज हो जाता है। रो को हम कहेंगे टपल्स और रिकॉर्ड को, सॉरी, कॉलम को कहेंगे डोमेन्स, ठीक है। तो वो अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, मतलब उनके मल्टीपल नेम्स हैं, नोटेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट व्यू, ठीक है, कि हमने जैसे अभी मैंने बताया कि व्यू इंफॉर्मेशन, सॉरी, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है कि जितनी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं कि हमारे डेटाबेस से उस पर्टिकुलर यूजर को शो हो, हम उतनी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करके उसको एक अलग टेबल के फॉर्मेट में बना लेते हैं, जिनको क्या कहते हैं, टेम्पररी वर्चुअल टेबल। जो टेबल नहीं होती, टेम्पररी वर्चुअल टेबल होती है, जिनको हम कहते हैं व्यू। और सिर्फ उतना ही पार्ट हमारे कंप्लीट टेबल का किसको शो होता है, उस पर्टिकुलर व्यू को। तो व्यू एक, जब भी पूछेगा कि हम व्यू क्यों यूज करते हैं, तो ये एक सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज, ठीक है। तो व्यू का नाम क्या है, उसमें कितनी टेबल्स है, उसकी कितनी साइज है, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया है डेटा डिक्शनरी क्या होती है, ठीक है। अब डेटा यस मैम। डिक्शनरी के टाइप, डेटा डिक्शनरी के टाइप्स दो टाइप होता है, एक एक्टिव डेटा डिक्शनरी और दूसरा पैसिव डेटा डिक्शनरी। तो अब यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सुनना, हमने डेटाबेस बना लिया, डिजाइन कर लिया, उसका आर्किटेक्चर डाल दिया, उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, उसके अकॉर्डिंग क्या किया हमने, सारी इंफॉर्मेशन को डेटा डिक्शनरी में स्टोर करके रख लिया, ठीक है। पर जरूरी है क्या, डेटाबेस तो सालों साल चलता है ना, जरूरी है क्या वो सालों साल उस डेटाबेस में कोई चेंजेस ही ना हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। हो सकता है टेबल में मुझे मैंने एक कॉलम ऐड कर दिया, या फिर एक कॉलम वहां से हटा दिया, या फिर कोई टेबल ही हटा दी, है ना। तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर में थोड़ा तो चेंज हुआ, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैंने उस टेबल की डाली थी वो क्या हो गई, अब तो चेंज हो गई, ठीक है। जैसे मैंने टेबल में 5 कॉलम, मैंने छठवां फील्ड डाल दिया एड्रेस का, तो अब इसकी भी इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ डालनी पड़ेगी, डेटा डिक्शनरी में, है ना। या फिर मैंने एक कॉलम हटा दिया, तो उसकी इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी से रिमूव हो जानी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, जब भी मैं डेटाबेस में चेंज कर रही हूँ, उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर रही हूँ, उसके स्कीमा में चेंज कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली अगर डेटा डिक्शनरी में अपडेशन हो जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव डेटा डिक्शनरी। क्लियर है? मतलब एक्टिव मतलब वो एक्टिव है कि जैसा अगर वहां कुछ चेंज हुआ वो अपने आप में चेंज कर लेगा, ठीक है। और पेसिव से आप लोग अब तो मेरे ख्याल से प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे कि पेसिव डेटा डिक्शनरी क्या है। अगर डेटाबेस में चेंजेस होता है तो वो चेंज ऑटोमेटिकली नहीं करेगा, उसको मैनुअली हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस
और स्पेसिफिकेशंस चेंजेस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम पे अगर चेंज होता है तो इट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द डेटा डिक्शनरी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो हो गया एक्टिव। ठीक, पैसिव ये क्या होती है, डेटाबेस से सेपरेट होके मेंटेन की है करता है, इसलिए इसको हमको क्या करना पड़ता है, मैनुअली चेंज करना पड़ता है। और मैनुअली नॉर्मल यूजर कर सकता है क्या, नहीं। कौन कर पाएगा, जो उसके ऑथराइज्ड है, मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली चेंज अपडेट नहीं होता। सभी को क्लियर हो गया एक्टिव और पैसिव? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, Yes, ma'am. नेक्स्ट देखते हैं Yes, कि ma'am. डेटा डिक्शनरी एडवांटेज क्या है, डेटा डिक्शनरी के एडवांटेज क्या है और उसके कुछ डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज। सबसे पहली बात हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या है, वेल स्ट्रक्चर्ड, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो क्या है, क्लियर है। तो अगर किसी भी टेक्निकल नोन पर्सन को, टेक्निकल ऑथराइज्ड पर्सन को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हो गया हेल्पफुल टू एडमिनिस्ट्रेटर और न्यू डीबीए टू अंडरस्टैंड द डेटाबेस। ठीक है, अब जरूरी है क्या एक डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करे, जिंदगी भर उसी डेटाबेस या फिर उसी कंपनी के साथ अटैच रहे, नहीं, वो कंपनी स्विच कर सकता है। ठीक है, या फिर किसी भी रीजन से वो क्या कर सकता है, उस पोस्ट को छोड़ सकता है, तो नया डीबीए आएगा। ठीक है, तो उसको उस डेटा स्ट्रक्चर को पूरा समझना पड़ेगा, तो डेटा डिक्शनरी उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, उससे उसको क्या समझ में आ जाएगा, डेटा डिक्शनरी देखने से कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है। ठीक है, किसकी इंफॉर्मेशन या फिर क्या कंस्ट्रेंट यूज हुए हैं, तो डीबीए के लिए बहुत यूजफुल है क्या, डेटा डिक्शनरी। क्लियर है? नेक्स्ट है इट इज वेरी ह्यूज। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कोशिश करूं कि मैं जितना भी डेटाबेस है उसको मैं समझने की या फिर याद करने की कोशिश करूं, तो इज इट पॉसिबल कि आप पूरे डेटाबेस के डिजाइन को, उसके हर एट्रीब्यूट को, उसकी हर कंडीशंस को याद करके रखें, रिमेम्बर करके रखें? नहीं। ठीक है ना, तो इस चीज के लिए क्या हो जाएगा, आपको किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर है? डिफिकल्ट, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर एनीवन टू रिमेम्बर। ठीक है, डेटा डिक्शनरी हेल्प्स यूजर बाय प्रोवाइडिंग ऑल द डिटेल्स इन इट। ठीक, तो पहला क्या हो गया, वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है। दूसरा क्या होगा, अगर कोई न्यू डीबी आ गया या फिर कोई न्यू टेक्निकल पर्सन अगर उस ऑथराइजेशन में आ गया तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहता है समझने के लिए किसको, डेटाबेस को। ठीक है, और इसकी साइज इतनी बड़ी है कि सारी इंफॉर्मेशन को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो सारी इंफॉर्मेशन को कौन कंटेन करके रखेगा, डेटा डिक्शनरी। क्लियर? Yes, ma'am. फिर देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डेटा डिक्शनरी। ठीक, अब हमको पता है कि हमारा जो डेटा डिक्शनरी है या फिर डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। अमेजोन का डेटा स्ट्रक्चर या फिर डेटाबेस स्ट्रक्चर कंप्लीट कितना बड़ा होगा, सोचो कितने थाउजेंड का मिलियंस ऑफ वहां पे स्टोर होती हैं। और उन इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन रखना, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा डेटा डिक्शनरी की साइज होगी, बड़ी होगी। ठीक है ना, तो आप अगर एक बार, पहली बार अगर डेटा डिक्शनरी को डिजाइन कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा टास्क होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार डिजाइन हो गया तो उसको यूज करना बहुत सिंपल है ना। जैसे अगर मैं एक्टिव डेटाबेस करूँ तो वो मल्टीपल ऑटोमेटिकली अपडेट हो जा रहा है। पर जो स्टार्टिंग, तो उस टाइम आपको डेटा डिक्शनरी डिजाइन करना बहुत बड़ा काम होता है, डिफिकल्ट होता है। ठीक है, सेकेंड चीज है इट शुड बी वेल डिजाइन इन एडवांस टू टेक ऑल द एडवांटेजेस। ठीक है, आपको अगर आप डिजाइन कर रहे हैं डेटा डिक्शनरी तो आपको सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करना है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी इंफॉर्मेशन मिस हुई तो वो क्या पूरा इफेक्ट कहाँ पे डालेगा, आपके डेटाबेस स्ट्रक्चर पे, है ना। कॉस्ट, कॉस्ट किसमें आएगा,
अच्छा एक और चीज, जो इनिशियली मैं सबसे पहले बना रही हूँ, चलो वो तो बहुत बड़ा टास्क है, टाइम लगेगा, वो चीज अलग है, ठीक है, पर कॉस्ट भी लगेगा। क्यों? क्योंकि डिजाइन करने के लिए मुझे जो हार्डवेयर की जरूरत पड़ेगी या फिर कुछ एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, ड्राइवर्स की जरूरत पड़ेगी, वो कॉस्टली होंगे। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा जब डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन मुझे अचीव करना है, रिट्राइव स्टोर करना है, ऑब्वियसली बात है मेरे पास मेमोरी भी ज्यादा चाहिए, स्पीड अप भी चाहिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, ठीक है, तो कॉस्ट ज्यादा लगेगी, प्लस कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। अब जैसे मैंने कहा एक्टिव डेटा डिक्शनरी की बात की है ना, वो ऑटोमेटिकली हो रही है, ऑटोमेटिक वो अपडेट कर रहे हैं, मतलब मुझे कुछ ना कुछ बैकअप प्लान वहां पे लेके रखना होगा, जैसे बैटरी, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। लास्ट